ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड IAS 37 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड एसेट कॉन्टीजेंट एसेट्स। ये वो स्टैंडर्ड है जो कि आपके F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल से लेके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आ रहा होता है और SBR में भी आ रहा होता है। ठीक है। सो सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऊपर लाइबिलिटी के ऊपर। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है। आपके ऊपर कुछ प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन आ गई है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स में कोई ट्रांजेक्शन वगैरह हुई होगी, आपने क्रेडिट पे कोई चीज ली होगी जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन आ गई है। द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, यानी कि रोट जाएंगे, रोकड़ा जाएगा। ठीक है। ये तो है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी अब अगर क्लियर हो गई है तो बहुत आसानी से प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी है अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट की। अब आप कहोगे सर बात समझ में नहीं। कोई एग्जांपल दो। तो यार ये लो एग्जांपल। ये एक चचा है। ठीक है। ये अंकल है पप्पू भाई। पप्पू भाई एक शादी में गए थे। ठीक है। वहां पे उन्होंने कुछ कैटरिंग का खाना खाया। कैटरिंग का खाना खाया तो उनको हो गया फूड पॉइजन। जब फूड पॉइजन हो गया और वॉशरूम से निकलते ही ना वो गए और उन्होंने कैटरिंग सर्विसेज वालों पे केस कर दिया। ठीक है। केस कर दिया। कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स के बाद लॉयर कहता है कि भाई चांसेस है 200,000 से लेके 300,000 के दरमियान आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और ये 1 से 2 इयर्स के अंदर ये सीन हो सकता है। सो ये सिनेरियो देखो। इस वक्त ना ही अमाउंट कंफर्म है, ना ही टाइम पीरियड कंफर्म है। सो ये क्या है? ये प्रोविजन है। राइट। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, IS 37 आने से पहले ना एक सीन था। सीन ये होता था कि जब अच्छे हालात होते थे तो प्रोविजन बुक करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। और जब बुरे हालात होते थे तो प्रोविजन रिवर्स कर दिया करते थे। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एनी लायबिलिटी विदाउट सेटलिंग क्या है? एकदम है। तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग एक टेक्निक थी अपने प्रॉफिट्स को बुरे वक्तों पे हाई करने की। तो IS 37 जब आया, IS 37 ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या करना होगा? क्राइटेरिया पकड़ा दिया। ये ठीक है। सबसे पहले उसने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कौन सी? लीगल या फिर कंस्ट्रक्टिव? कोई भी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर होनी चाहिए एग्जिस्ट ड्यू टू पास इवेंट। अच्छा जी। एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होना चाहिए।
दूसरी कंडीशन। तीसरा, रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। जब ये तीन कंडीशंस एक वक्त में फुलफिल हो रही होंगी, तब ही क्या होगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फुलफिल होगी। ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी है वो फूड कैटरिंग वाली पप्पू भाई की, देखो, उसको फूड पॉइजनिंग, वो कोर्ट वॉशरूम से निकलते ही उसने जाके केस ठोका, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई। जब उससे कहा कि यार 200 से 300 की पेनल्टी, 100K की पेनल्टी लग सकती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई। एक आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसकी वजह से हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। नंबर टू, रिलायबल एस्टिमेट हो पा रहा था, जी बिल्कुल हो पा रहा था। क्या प्रोविजन बुक होगा? बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बताई की बात करिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी आ, की मैंने बात करी आपसे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। अभी इससे बात करी कौन कौन सी, देखो भाई। एक मेरे का लीगल, लीगल वाले की मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, वो कोर्ट केस वाली। ठीक है। दूसरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब देखो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है। यार ये एक टीचर, ठीक है, ये एक टीचर है और एक क्लास रूम में लेट्स से इसके पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट है। वो उनको पढ़ा, पूरा कोर्स कराया 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 कराया। एंड में क्या करता है जी, कोर्स के एंड में सबको इकट्ठा करता है, फ्री में रिवीजन देता है, साथ में फ्री लंच वगैरह भी कराता है। अब इसकी एक अरसे से प्रैक्टिस चल रही है और इसका फीडबैक भी शेयर हो रहा है। ठीक है, ये फीडबैक भी शेयर हो रहा है, लोग ये सुन के इसके पास आते भी है और मतलब फीडबैक सुन के आते, आ रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर किसी सेशन में ये आके मतलब ये प्रैक्टिस रिपीट नहीं करता, तो भाई इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इसको कोई जेल में नहीं फेंकेगा, बस रेपुटेशन डैमेज होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है कि यार ये चीज ये करेगा, और अगर ये नहीं करता तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लोग मायूस होंगे, उसका फीडबैक खराब होगा। तो ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है। आई होप क्लियर। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल अगर इवेंट जो है मोर लाइकली टू अकर है, यानी ये ग्रेटर देन 50%। ठीक है, या ये बात याद रखना। अब बेस्ट एस्टिमेट आपको कब मिल सकता है? एविडेंस बाय इवेंट्स आफ्टर द पीरियड एंड, जो आपको नजर आ रहे हैं उससे मिड पॉइंट या पॉसिबल वैल्यूज क्या है, मोस्ट लाइकली आउटकम क्या हो सकता है, ऑब्लिगेशन वगैरह हो सकती है नहीं हो सकती, एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या हो सकती है, ये सारे सिनेरियोस से आपको पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जी, in 2006, Paytech was sued for damages by a significant customer for breach of contract in March X7. The court, the court ruled in favor of the customer but deferred its ruling on the number of damages until June. For legal advice and defense of this claim, Paytech paid कितने 15,000 in X6, 2000 X6. Further, 20,000 has been incurred to date. 20,000 incur हो गए आज तक। ठीक है। Once the matter is settled in June, Benedict expects to pay an additional 10,000 before the case is wholly settled. इससे पहले के पूरा केस है सेटल हो जाए, इसको 10,000 और पे करने पड़ सकते हैं। अब इसके बाद जो लीगल एडवाइजर है thinks that Benedict will be required to reimburse the customer legal costs, which he estimates will be as much as Benedict's. Based on the level of damages claimed, he also believe these are likely to be
इन द रीजन ऑफ 250 to 300,000। ये 10,000 प्लस 250 प्लस 300, क्योंकि लाइकली तो ये भी प्रोविजन आपका होगा। क्यों? अब देखो, एनालिसिस करो। लीगल कॉस्ट incurred आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड 15,000 इन एक्सेस ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुकी है। ठीक है, तो इसको प्रोविजन में हम लोग नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंस आउट हो चुकी है पहली में। बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कस्टमर्स लीगल कॉस्ट आपने देखना है, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द डैमेजेस देना है, तो ये इतना सब्जेक्टिव नहीं है। और एस्टिमेटेड रेंज जो है आउटकम की वो रिलेटिवली नैरो है। और गुड एस्टिमेट आपने देखना, तो मिड पॉइंट आप सेलेक्ट कर लोगे 250 टू 300 के दरमियान, जो भी आपका आ रहा होगा। अपर लेवल पे जाओगे प्रूडेंट रखते हुए, यानी कि 300 पे आप इसको प्रोविजन रिकग्नाइज कर ले। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, बैंक नेट लीगल कॉस्ट 20 प्लस 10 30,000। कस्टमर्स की लीगल कॉस्ट 15 20 और 10 45,000। अवार्ड ऑफ डैमेजेस मिड पॉइंट ऑफ रेंज 300 और 250 का मिड पॉइंट क्या आ रहा है जनाब? 275,000। ठीक है, अगर हाई कहता तो 300 पे ही जाते। तो बेस्ट एस्टिमेट जो है वो आपका एक 350,000 आ रहा है। याद रखो, ये एस्टिमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल टू है, फैक्ट्स जो है बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल वन में। और लीगल एडवाइजर जो है उसका एक डिफरेंट ओपिनियन है रिगार्डिंग द डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड। लीगल एडवाइजर सजेस्ट करता है कि मोस्ट लाइकली अवार्ड ऑफ डैमेजेस जो है वो 120,000 है। और आउटसाइड चांस है कि कोर्ट जो है वो रूल आउट कर दे प्यूनिटिव डैमेजेस 500,000 के। ही थिंक्स देयर आल्सो इज एन आउटसाइड चांस, यानी कि आउटसाइड चांस है थोड़ा बहुत के कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी हो जाए, जिसमें नॉमिनेबल डैमेजेस आपको पे आउट करने लगे। अब अगर आप इसका एनालिसिस करें, बेस्ट एस्टिमेट निकालें, तो लेट्स से 10% कैलकुलेशन आप ले लो। अप्रोक्सीमेशन ऑफ नॉमिनल 10% इंटू जीरो। ठीक है, 80% ले लो 120,000 का, जो कि उसे क्वेश्चन में ही बोला है ऊपर। और 500,000 पे यहाँ पे आपको कह रहा है कि 10% ले ले, तो टोटल ओवरऑल बन रहा है, इसका बन रहा है 146,000। अमाउंट जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आउटकम्स के साथ। ठीक है, तो बेस्ट एस्टिमेट क्या है? 120,000। अब ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कह रही है कि यार ये इनअप्रोप्रिएट होगा सिंगल ऑब्लिगेशन जो। ठीक है, एक और आ जाओ भाई। कैसी सेल्स स्टेक होल्डर्स विद 6 month वारंटी ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर टू 30th June X5। शी सोल्ड 504 boards. Warranty on boards sold in the year first half will be expired. If a board comes back for minor repairs, it will cost her 10. If it needs major repairs, it will cost her 30. From experience, Cassie estimates 20% of boards will come back for minor or 5% for major repairs. How should Cassie estimate the number of provision needed? Provision of warranty such as Cassie case। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाए, माइनर रिपेयर्स 504 का 20%, आपका आ गया इंटू 10, 1,008। 504 का 5%, उसको $30 से आप कर ले 755। ओवरऑल 1008 और 756 आपका क्या बन जाएगा? 1764। ठीक है, इस तरह आप इसको लेके चलोगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रोविजन जो है वो फर्ज है कि जी आप उसको रिकग्नाइज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग प्रोविजन एट द ईयर एंड पहले तो। ठीक है, कैलकुलेट करोगे डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोविजन, इंक्रीज और डिक्रीज आप देखोगे। फिर अगर करंट प्रोविजन जो है ओपनिंग प्रोविजन से ज्यादा है, तो भाई इंडिविजुअल एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन यानी कि लाइबिलिटी क्रेडिट। जनरल लेजर में अगर प्रोविजन कम है ओपनिंग प्रोविजन से, तो प्रोविजन लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और इंडिविजुअल एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा जो भी।
ये लो भाई, एक और एग्जाम्पल आ गई। तमारा operates the factory. The local government has told all businesses in the area that they must install smoke detector on their premises by 30th March Act 6. It is 30th April Act 6. Tamara reporting period, and she has not yet installed the smoke detector that tends to do the following. So she has been quoted the cost of 12,000. Installed the smoke. Is the requirement to install smoke detectors an obligation due to a past event? Is the require yes, the obligation यहाँ पे देखो legal है, local government requirement है. Deadline of the installation the smoke detector has passed. It was 30th March हो गई. Will there be a transfer of economic benefits? जी बिल्कुल, क्योंकि इंस्टॉल करने हैं आपने स्मोक डिटेक्टर्स, और ऑब्वियसली यहाँ से आपके पास से पैसा निकलेगा बिजनेस में से. कैन वी मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? 12,000 का हो रहा है बिल्कुल. ठीक है. शुड वी रिकॉर्ड द एडिशन ऑफ द स्मोक डिटेक्टर्स एज एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? नो. ये एक साल से ज्यादा तक आपके पास रहेंगे अगर आप उसको मेंटेन करते हैं. तो ये आपके नॉन करंट एसेट बनेंगे, नॉट एज एन एक्सपेंस. याद रखना ये बात. एक दफा जो स्मोक डिटेक्टर परचेज हो जाते हैं, तो वो नॉन करंट एसेट्स में आप रिकॉर्ड करोगे. शुड द प्रोविजन बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज लाइबिलिटी? यस, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और ये एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन में आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी. ये करंट लाइबिलिटी है क्योंकि इसको आपने लेस देन अ ईयर में पे ऑफ करना है. ठीक है, आगे चले जी. एग्जाम्पल 5. हैरी बिजनेस सेल्स कुकर्स. कुकर्स कुकर्स जिसपे खाना बनाते हैं. अह, बड़ी नहरी शहरी पाए. पाए बनते हैं कुकर में, या पता नहीं, मैंने कभी बनाया नहीं. ठीक है. Harry hopes the cookers will not develop faults once delivered to the customer. However, he knows there will always be faulty goods that will be returned. And each year end, he estimates the amount of repair work he will have to pay for, and therefore account for a provision. He will record the movement in this provision. ठीक है. In the past, the provision has been based on 2% of annual sales. However, this year, there have been more repairs than usual required, so the agreed provision level has increased to 3.5%. Sales for the year 157, 143. Last year, Harry Business made a provision for repairs. 4,000 and 3,000 was utilized. Therefore, last year's closing provision balance of this year is 1,000. 4 minus 3. ठीक है. अच्छा जी. At the end of the current period, 31, the new provision should be 3.5, 157, 143, 550, 500. Since the current provision calculated is more than the opening provision balance by 4,500, the double entry to record the movement is repairs expense debit SPL 4,500, credit कर देंगे provision liability 4,500 से. ठीक है. ये आपके सामने टी अकाउंट हो रहा है. क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस 1,000 ले लिया, डेबिट साइड पे क्लोजिंग ले लिया मैंने 5,500. तो ऑब्वियसली ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया क्या? रिपेयर्स एक्सपेंस का फॉर द करेंट पीरियड. ठीक है. अब कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी, अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. क्या देखो क्या क्या है. Past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence of non-occurrence one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity, or a present obligation that arises from past events, but it is not recognized because it is not probable that outflow of resources and economic benefits will be required to settle the obligation, or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. सुनो अब क्या बोले. Possible obligation that arises from past events and existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. वो फूड पॉइजन वाली पप्पू भाई की एग्जांपल, उसको जरा थोड़ा पीछे ले जाओ. पहले मैंने क्या कहा था कि भाई वो क्या, उससे केस कर दिया ऑल दैट. ठीक है. अभी भाई वो बाथरूम से निकला है, अभी उसकी हालत टाइट है, अभी वो सोच रहा है कि मैं जाके केस करता हूँ. तो भाई अभी केस करेगा, फिर
जो है हियरिंग्स वगैरह होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ कि यार चलो सभी केस कर दिए और अभी हियरिंग्स वगैरह हो रही है, ये है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब ये दूसरा सिनेरियो इसमें ये भी बन सकता है कि यार इतना लाइकली नहीं है कि यार वो केस जो है वो जीत जाएंगे, या आपको उसकी वजह से पेनल्टी वगैरह फेस करनी पड़ सकती है, बहुत ही माइनर सा केस है, इस तरह को चांसेस नहीं है, ये भी इसके अंदर हो सकता है। तो लाइबिलिटी की केस पे, कंटीजेंट लाइबिलिटी की केस पे क्या करेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी बुक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। अच्छा जी, आगे चले। सही है, सारी बात मैंने आपको बता दी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देंगे कि भाई रिपोर्ट चार्जेस है और इसकी पूरी आप रीजनिंग वगैरह दे दोगे। ठीक है, आगे चले। इसका रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो आप उसका बता दोगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। आप ये बता दोगे कि भाई इसके होने के कितने परसेंट चांसेस है, कितना प्रोबेबल है, 10% चांस है, 20 है, 40 है, व्हाट्सएवर। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज। शरीफ या आप भी क्या है, इज द गारंटर ऑफ लोन फॉर अनदर बिजनेस। Sheriff may or may not have an obligation. It expects on whether the business defaults on paying the overdraft, a future uncertain event. Therefore, this should be as contingent liability. Sanjay has been taken to court by a competitor, Ashwin, who is claiming that Sanjay copied products that reprotected by patent. Sanjay denies this and has not shown that the products he sold were designed in-house. Sanjay's lawyers believe that it is unlikely that the court will agree with the Ashwin section, and therefore Sanjay will not have to pay any damages. बहुत unlikely है. This would be recognized as a provision for two reasons. Firstly, there does not appear to be an obligation as a subject claims. He has not reached copyright. Secondly, the lawyers believe it is unlikely that the court will agree with Ashwin's claim, so it is not probable there will be an outflow of resources. ठीक है. So he has been taken to court by tax authorities who are questioning the VA's interpretation of the tax laws relating to whether or not certain expenses are tax deductible. Tax experts have said that the court case will be interesting tax case as it will clarify something in tax laws. It is not clear. The general consequences among tax experts is that that case could go either way. This would be a contingent liability. It is not clear whether Navi has an obligation to pay additional tax or not. That will be decided by that court case. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल इसके अंदर आगे आगे चले जी। कंटीजेंट एसेट्स। A contingent asset is a possible asset that arises from past events whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events not wholly within the control of the entity. ठीक है, अब वो वही एग्जांपल उठाते हैं अपनी जो चलती आ रही है। ठीक है, तो वो पप्पू भाई के लिहाज से आप आ रहे हो, भाई अभी वो जाएगा, अभी वो केस करेगा या उसे भी केस करती है, अभी हेयरिंग्स वगैरह होगी, तो कुछ नहीं पता क्या होगा, कुछ नहीं पता होगा कि क्या होगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, डू नथिंग, डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल शरीफ की जो है वो कंप्यूटर से इन्वेंट्री फायर एग्जांपल भी है। शरीफों के यहाँ क्यों आग लगती है, एग्जांपल्स में भी लग रही है खैर। He has claimed on the insurance but has not yet he is covered for such losses. Not sure. This is a contingent asset because he may receive some insurance, और हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। जब मिल जाएगा एसेट दिखा देंगे भाई, तब तो सर्टन हो ही जाएगा ना, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलो। अगर बहुत आपको प्रोबेबल होगा 40% उससे ऊपर, तो डिस्क्लोजर देंगे, वरना वो भी देने की जरूरत नहीं है। याद रखना है ये बात। आगे चले जी। अब देखो, अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। ठीक है,
बिल्कुल यहाँ से आ जाए आप। रिमोट है, लेस देन 5% चांसेस है। एसिड के केस पे डिस्क्लोजर भी नहीं देना, और लाइबिलिटीज के केस में भी डिस्क्लोजर नहीं। 5 to 50% चांसेस है, तो ये पॉसिबल होता है। एसेट्स के केस में डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज देखो एक स्टेप आगे चल रही है। ये कह रहा है कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है और इसका आपने डिस्क्लोजर देना है। फिर आगे आ जाता है प्रोबेबल, 51 से लेके 95%। अब ये आपका एसिड्स की केस में कंटीजेंट एसिड है, और कंटीजेंट एसिड 51 से 95% डिस्क्लोजर दे सकते हो आप। ठीक है कि भाई अब हो सकता है। प्रोबेबल के केस में 51 से 95%, भाई अब ये प्रोविजन हो गया। प्रोविजन आपको पता है लाइबिलिटी होती है। और 95 से ऊपर वो तो वर्चुअली सर्टेन है। और वर्चुअली सर्टेन भाई अब तो बस हो ही गया है। तो एसिड भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। आई होप क्लियर है। ओके। अब देखो जरा, determine the accounting treatment of each of the following, explaining your reasons. A restaurant has been taken to court after a number of guests suffered from food poisoning after visiting the restaurant on a particular evening. The restaurant admits responsibility, and the lawyers believe that the restaurant will be required to pay compensation to the victims. The lawyers have estimated the compensation of 30,000। ब्ला ब्ला ब्ला, इस आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई कोर्ट केस होने के बाद। प्रोबेबल आउटफ्लो है जी, हो सकता है उसने कंफर्म कर दिया, पेनल्टी हो सकती है, उसने अमाउंट भी बता दिया कि 30,000 तक हो सकता है। तो ये प्रोविजन रिकग्नाइज होगा। आगे चलो। Zainab company has built a new factory on some land it acquired last year. There is an ancient right of way across the land whereby member of the public have the right to walk across the land to nearby river. The law prescribes proportionate fines to any landowner who does not allow people to cross the land. Zara factory and the security fences around it would stop members of the public walking across the land, thereby breaching the ancient right of way. Zara lawyers believe that it is very unlikely that anybody will take legal action against Zara, as the river is polluted and no member of the public walk to the river these days। देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किसी ने अभी तक केस नहीं करा है। प्रोबेबल आउटफ्लो कोई दिया है नहीं, रिलायबल एस्टिमेट कोई दिया है नहीं। नहीं होगा प्रोविजन, तो डिस्क्लोजर वगैरह कुछ भी नहीं होगा फिलहाल। ठीक है। Bob company is based in Ireland. 2 years ago, it acquired a business in Milan from a local investor, Fred company, for 2 million। ठीक है। The sale agreement also specified that Bob company will pay Fred company an additional 200,000 if profit exceeds 200,000 within a year. In any year within 5 years of the acquisition, it lasts in the 2 years since Bob company acquired the business. Profits were around 100,000 per year and are budgeted to increase to 130,000 per year over the next 3 years। ठीक है। तो भाई 200,000 से ऊपर हो रहा है, इस पे आपको बुक करने की नहीं हो रहा है। ठीक है। आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी हो रहा है, लायबल एस्टिमेट भी है, लेकिन जो कंडीशन है उसके ऊपर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नहीं होगा। और ये ठीक है, आगे चले। Lidl Football Club has sold one of their strikers, Frank Spencer, to Chelsea Football Club for a fee of 1 million। ठीक है। The contract also stated if Chelsea sells Frank Spencer or to another club in the next 2 years for more than 1 million, or if Frank Spencer stays with Chelsea for the last 2 years, then an additional 100,000 will be paid। ठीक है। Frank Spencer is a young player showing great promise. Many commentators have said that they think the fee is 1 million was very good deal for Chelsea for a player of such great promise. How will the additional 100,000 be treated in Middleford financial statement? देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हो सकती है। रिलायबल प्रोबेबल आउटफ्लो हो सकता है, रिलायबल एस्टिमेट भी हो सकता है। अनसर्टन है, होगा नहीं होगा, तो प्रोविजन आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इसका स्कोप क्या है भाई? प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज और एसेट्स जो हैं, जब इवेंट्स अगर होते हैं और वैल्यूज आपके पास होती हैं, तो
ये रिपोर्ट करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स क्या है हर साल? प्रोविजंस के आपसे क्या दे रहे होते हैं? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है ऑब्लिगेशन की, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, अजम्पशंस वगैरह आपने क्या यूज करी है, ठीक है। अच्छा भाई, डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ द मूवमेंट आपने देना होता है। कंटीजेंसीज में आपने नेचर ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी एसेट बता रहे हैं, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल अफेक्ट बता रहे हैं, अनसर्टेनिटीज अफेक्ट बता रहे हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके, लास्ट एक्टिविटी हमारे पास, मैच द सिनेरियो ऑन द लेफ्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्लोजर ऑन द राइट। The business has been taken to court by a customer who slipped on the floor in the shop. The court has yet to decide who is at fault, and the case could go either way. You would disclose only the nature and possible amount. देखते हैं। The business has been taken to court by an employee injured at work. The court ruled in the employee's favor, and the business is waiting to hear how much they will need to pay. You would disclose that you will waiting for the decision and that it would lead to a possible liability in the future. The business had decided to take a builder to court to claim damages for poor quality and where the cases has yet to be heard. You would need to disclose the nature and possible amount of the contingency. देखते हैं। An insurance company has accepted a claim for damaged inventory following a fire, but has yet to be finalized the amount it will pay the business. You would not disclose any information at this point. आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, you would disclose that you are waiting for the decision and that it would lead to a possible liability in the future, ठीक है। बिजनेस से अभी भी कोर्ट में जाना है, और कहीं, और कस्टमर जो है वो स्लिप हो गया था, द कोर्ट हैज नॉट डिसाइडेड हु इज एट फॉल्ट, कहीं पे भी केस जा सकता है, इसका ये राइट है। आंसर है फिर, यू वुड नीड टू डिस्क्लोज द नेचर एंड लाइकली अमाउंट ऑफ द कंटीजेंसी। बिजनेस जो है वो कोर्ट में ले जाएंगे, एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया था, द कोर्ट रूल्ड इन द एम्प्लॉयज फेवर एंड द बिजनेस इज वेटिंग टू हियर कि उन्होंने कितना पे करना है, इसका ये राइट हो गया। आगे, you would not disclose any information at this point in time. The business has decided कि जी उन्होंने बिल्डर को कोर्ट में लेके जाना है टू क्लेम damages फॉर पुअर क्वालिटी वर्क। द केस अभी सुनना है, ठीक है। You would disclose only the nature and likely amount to an insurance claim for damaged inventory following a fire has been accepted by the insurance company, but it has not finalized the amount it will pay the business, इसका हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा IS-37 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।